Hello everyone, this is Akanksha here and welcome to the Mega Cosmo। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहते हैं और सूर्य इस सौरमंडल का केंद्र बिंदु होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के बारे में। तो आपको पता है सूर्य इस सौरमंडल का केंद्र बिंदु होता है। तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य क्या है? एक तारा। अब सूर्य चूँकि एक तारा है तो तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। तो सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सूर्य के आंतरिक परत यानी इनर लेयर के बारे में जानते हैं। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सन? देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सन्स इंटीरियर। सूर्य के आंतरिक परत को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है कोर। ये सूर्य का सबसे आंतरिक भाग यानी इनर पार्ट होता है। इसमें नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन बदल जाता है हीलियम में। तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है कोर, जिसमें नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य के केंद्रीय भाग का ही होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जब कभी भी ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये गैस प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। तो अभी तक आपने समझा सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। कोर में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। आपको पता है संलयन में क्या होता है? संलयन में एक चीज़ दूसरे चीज़ में बदल जाती है। यहाँ हाइड्रोजन बदल गया हीलियम में और जिस वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 150 लाख डिग्री सेल्सियस। और किस अवस्था में? तो ये प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इसके बगल में होता है विकिरण मंडल, जिसे हम कहते हैं रेडिएटिव जोन या रेडिएशन जोन। ठीक है, विकिरण यानी जैसा कि आप नाम से ही यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि विकिरण यानी यहाँ से किरण निकलती है, रेज निकलती है। ठीक है, तो रेडिएटिव जोन में कौन कौन सी रेज निकलती है? तो सबसे पहला है गामा रेज, सेकेंड नंबर पे एक्स रेज, इसके बाद निकलता है फोटॉन। फोटॉन को ही हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। फोटॉन को ही हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। तो रेडिएटिव जोन से 3 रेज निकलती है। सबसे पहला गामा रेज, देन एक्स रेज और फोटॉन, जिसे हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। ओके, नाउ सन का थर्ड लेयर, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन या संवहन मंडल। संवहन मंडल सूर्य का बाहरी परत होता है। ठीक है, सूर्य के आंतरिक परत का पहला भाग क्या है? कोर। दूसरा क्या है? रेडिएटिव जोन। तीसरा कन्वेक्टिव जोन या संवहन मंडल। इस संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि हाइड्रोजन के सेल कहाँ बनते हैं। तो आंसर होगा सूर्य के बाहरी परत यानी संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन में। ओके, कभी कभी कोर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा बन जाती है। ऊर्जा मीन्स आग की लपटें। तो जब कभी भी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा बनने लगती है तो ये संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल्स होते हैं, उधर से ये बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, ये आग की लपटें कोर को क्रॉस करते हुए, रेडिएटिव जोन को क्रॉस करते हुए कन्वेक्टिव जोन से बाहर निकल जाती हैं
और जिस कण में ऊर्जा कम होता है उस कण को ये वापस अंदर खींच लेती हैं। तो जो कण अंदर खींच लिए जाते हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जो आग की लपटें संवहन मंडल से बाहर निकल जाती हैं, यानी कन्वेक्टिव जोन से बाहर निकल जाती हैं, तो जब ये सौरमंडल में पहुंचती हैं तब हम इन्हें सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सोलर फ्लेयर कहाँ देखा जाता है, तो सौरमंडल में। सोलर फ्लेयर सूर्य की लपटें होती हैं जो बहुत विस्फोट के कारण सूर्य को छोड़कर चली जाती हैं। इन्हें हम सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला कहते हैं और ये सौरमंडल में घूमने लगती हैं। तो हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं। तो पृथ्वी यानी अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इन सोलर फ्लेयर्स को अपनी ओर खींचती है। तो ये आग की कुछ लपटें पृथ्वी के ऊपर की ओर जाती हैं और कुछ नीचे की ओर जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि ऊपर क्यों, नीचे की ओर, सीधे क्यों नहीं, सीधे पृथ्वी पे क्यों नहीं? तो ये सीधे पृथ्वी पर गिर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर की परतें हैं। हमारा वायुमंडल जो हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है, ये इन फ्लेम्स को पृथ्वी पर नीचे आने ही नहीं देता है, इन्हें पृथ्वी के दोनों साइड भेज देता है। इन रोशनी को हम अरोरा कहते हैं। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे जाने के कारण ये अर्थ पे ही गिरता, बट हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ये लेयर्स इन फ्लेम्स को पृथ्वी पे नीचे आने नहीं देता, तो ये फ्लेम्स पृथ्वी के बाहर बाहर चली जाती हैं, लेकिन पृथ्वी से इसकी रोशनी को देखा जा सकता है। इन रोशनी को अरोरा कहते हैं। ये रोशनी जब नीचे की ओर देखी जाती हैं तब इन्हें अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैप में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको याद करने में भी आसानी होगी कि नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ऑस्ट्रियोलिस। और ऊपर वाले को कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है व्हीसलर। व्हीसलर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो व्हीसलर की उत्पत्ति सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर्स जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो एक साउंड क्रिएट होता है फ्रिक्शन या रगड़ के कारण, जिसे हम व्हीसलर कहते हैं। नाउ सी, किसी भी चीज़ के कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस होते हैं। उसी तरह से इन सोलर फ्लेम्स या सौर ज्वाला से हमारे कुछ लॉस भी हो जाते हैं। वो क्या है? तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी मोबाइल टावर्स हैं ना, तो जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी से गुजरती है तो ये अच्छे से काम नहीं करते, जिससे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो टेलीकम्युनिकेशन की है। तो जब कभी भी ये सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वाला पृथ्वी के साइड से गुजरता है तो टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसी को हम कम्युनिकेशन फॉल्ट कहते हैं। तो जब आप पृथ्वी से देखिएगा टेलीस्कोप या दूरदर्शी से, तो ये सौर ज्वाला जो बाहर सौरमंडल में निकल जाती हैं ये बहुत ही चमकीले दिखाई देंगे, और ये जो लौट के आई होती हैं रेज़, ये एक धब्बा की तरह दिखाई देती हैं। अब आगे जो रेज़ लौट के आ गई थी उनके बारे में समझते हैं कि ये वापस क्यों आ गई थी, ठीक है। क्योंकि इनके पास एनर्जी कम थी और जिनके पास एनर्जी ज़्यादा थी वो आगे निकल गए। आपको पता ही है कि कमज़ोर चीज़ जल्दी पकड़ में आ जाती है और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो निकल लेते हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स होते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग
6000 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जो लौट के आ जाते हैं उनका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप पीएचडी, जीआरएफ या कोई ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे 4000 डिग्री सेल्सियस लिखिएगा, और अगर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 1500 डिग्री सेल्सियस लिखिएगा। तो जो सौर ज्वाला जा रहा है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो लौट कर आ जाती हैं उनका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप अर्थ से टेलीस्कोप के थ्रू इन सौर ज्वाला को देखेंगे तो सौर ज्वाला तो चमकीला दिखेगा, लेकिन जहाँ से वो लौटा है उसका टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से इसे हम सोलर स्पॉट या हिंदी में सौर कलंक कहते हैं। सोलर स्पॉट का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक कोई धब्बा नहीं है, बल्कि यह टेम्परेचर कम होने की वजह से दूर से देखने पर यह एक धब्बा की तरह दिखाई देता है, जिसे सोलर स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो संवहन मंडल है, कन्वेक्टिव जोन, इनमें से सौर ज्वाला निकलती रहती है। तो जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है उसके ठीक पीछे सोलर स्पॉट बनते हैं। सोलर स्पॉट जो बनते हैं वो 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में बनते हैं, तो इसी को सोलर स्पॉट साइकिल कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि सोलर स्पॉट साइकिल कहाँ तक जाता है, तो 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक जाता है। सोलर स्पॉट कहाँ देखने को मिलेगा, तो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। तो इन्हीं के बीच में सोलर फ्लेम भी दिखेगा, इन्हीं के बीच में सोलर स्पॉट भी दिखेगा। तो एक सोलर स्पॉट साइकिल पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी 0 से 40 डिग्री जाने में कितना समय लगता है, तो 5.5 साल का समय लगता है। किसी चीज़ को एक कंप्लीट साइकिल कब कहते हैं, जब कोई चीज़ जिस जगह से गया फिर उसी जगह पर वापस आ गया, तो इस कंप्लीट क्रिया को हम साइकिल कहते हैं। तो सौर कलंक को 5.5 साल लगते हैं 0 डिग्री से 40 डिग्री जाने में, और फिर आने में भी 5.5 साल लगे। तो टोटल कितना हुआ, 5.5 जाना प्लस 5.5 आना, टोटल 11 साल, 11 ईयर्स। तो सोलर स्पॉट की एक साइकिल पूरा करने में 11 ईयर्स लगे। तो मैग्नेटिक आर्क, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना सन में बस इतनी चीज़ और रह गई है बताने को, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।